नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, हम आपके सामने कई एक खबरें लिए हाजिर हुए हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इन खबरों का ताल्लुक न सिर्फ रियासत बल्कि आप देखेंगे कि कौमी और बैनुल-अक़वामी यानी सतह पर भी होता है। बहरहाल नाज़रीन, जो पहली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो है चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुताल्लिक़। आप अच्छी तरह जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी किस तरह केसीआर के पीछे पड़ गए हैं और ऐसा लगता है कि केसीआर को पूरी तरह यानी उनकी जो पार्टी है केसीआर की बीआरएस को उसको पूरी तरह खाली करने के बाद ही रेवंत रेड्डी चैन की सांस लेंगे। आपको ये बता दें कि आज दिल्ली में बीआरएस के एक और रुकन असम्बली जो चेवड़ला की नुमाइंदगी करते हैं यादैया उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इस तरह अब तक 6 बीआरएस अरकान असम्बली ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। और दूसरी अहम जो खबर है वो ये है कि झारखंड के साबिक़ चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 31 जनवरी 2024 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उससे एक दिन पहले उन्होंने ओहदे चीफ मिनिस्टर से इस्तीफ़ा दे दिया था और अराजी स्कैम में जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसके सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी। तो बहरहाल उसे एक ब्लैकमेल टैक्टिक्स कहा गया, बीजेपी की मक्कारी कहा गया और आपने देखा कि उसी तरह के अंदेशे जो अपोजिशन ने जाहिर किए थे वो पूरी तरह साबित हो गए। और एक खबर यह है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में जो टर्मिनल 1 है उसकी छत गिर गई, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत और कई लोग जख्मी हुए हैं। ये भी एक खबर है। लेकिन और एक खबर आ रही है महाराष्ट्र से और महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि जहाँ तक बीजेपी कायदीन है, मैं समझता हूँ कि बीजेपी हाईकमान को और आरएसएस को ये वादे कर देना चाहिए कि पॉलिटिक्स में तालीम याफ्ता लोगों को दाखिल होना चाहिए या पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए, चाहे वो एमएलए बने, चाहे वो कारपोरेटर बने, चाहे वो एमपी बने। उसे चाहिए कि वो तालीम याफ्ता हो, जाहिल ना हो और फ़िरका परस्ती का जहर घोलने वाला ना हो। लेकिन अगर फ़िरका परस्ती किसी के आप देखेंगे कि रग रग में दौड़ती है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो बहरहाल बीजेपी का एक रुकने असम्बली है महाराष्ट्र का, उसका नाम है नीतीश राणे। उसने एक बयान दिया है कि असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में जय फलस्तीन का नारा लगाया है और उसके लिए उन्हें ये सज़ा दी जानी चाहिए कि उनकी ज़बान काट देनी चाहिए और उनकी ज़बान काटने वाले को वो इनाम देगा। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि हमारे पॉलिटिक्स में कितने अजीब गरीब लोग आ गए हैं। कोई ज़बान काटने की बात करता है, कोई ये काटने की बात करता है, कोई वो काटने की बात करता है। तो अब आप अंदाजा कीजिए, इस खबर पर हम जरूर तबसरा करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं यादैया की तरफ। के यादैया चेवड़ला के रुकन असम्बली हैं, वहाँ की नुमाइंदगी करते हैं, बीआरएस के रुकन असम्बली थे और उन्होंने दिल्ली में चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। 6 अरकान असम्बली अब तक जो बीआरएस के हैं वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। एक है डी नागेंद्र और दूसरे हैं कडियम श्रीहरि। फिर उसके बाद आपको बता दूं टी वेंकट राव के अलावा पोचम श्रीनिवास रेड्डी और एम संजय कुमार जो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जगतियाल से ताल्लुक़ रखते हैं। तो बहरहाल खैरताबाद से एक नुमाइंदगी करता है, घनपुर से एक, भद्राचलम से एक, बांसवाड़ा और जगतियाल से नुमाइंदगी करने वाले अरकान असम्बली ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। और अब ऐसा लगता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे फार्मूले पर तेलंगाना में अमलावरी हो रही है। एक तरफ बीआरएस के अरकान असम्बली कांग्रेस में शामिल होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ आपको बता दूं जिंदगी भर यानी अपने पहले दौरे चीफ मिनिस्ट्री और दूसरे दौरे चीफ मिनिस्ट्री में यानी दूसरी मियाद के दौरान भी अपने फार्म हाउस के दरवाजे आवाम के लिए बंद करने वाले चीफ मिनिस्टर उस वक्त के चीफ मिनिस्टर केसीआर का हाल ये हो गया है कि अब उन्होंने अपने फार्म हाउस के दरवाजे अवाम के लिए खोल दिए हैं और कहा कि जो गद्दार हैं वो कांग्रेस में जाएंगे। तो सजा साहब आप ये बताइए कि अगर बीआरएस अरकान असम्बली कांग्रेस में शामिल होते हैं तो वो गद्दार, लेकिन जब उनकी हुकूमत थी केसीआर की उस वक्त कांग्रेस के अरकान असम्बली बीआरएस में शामिल होते हैं तो फिर उन्हें ये कहा गया कि वो तो अवाम की खिदमत के लिए शामिल हुए हैं। ये बिल्कुल देखिए जी ये बिल्कुल ही अजीब गरीब किस्म की सियासत हो गई है। वैसे एक बात तो है
कि हारने के बाद जो है जिस तरीके से बीआरएस का खात्मा हुआ है रियासत से, हमने देखा कि पहले असम्बली में बुरी तरह शिकस्त से दो चार हो गई थी बीआरएस, फिर उसके बाद पार्लियामेंट के इंतखाबात में तो पूरी तरीके से सफाया हो गया था। देखिए, जब असम्बली इंतखाबात में जो है बीआरएस पार्टी हारी थी तो उसके बाद केटीआर ने कहा था कि हम जो है पलट के फिर वार करेंगे तो पूरों का सफाया हो जाएगा, फिर हम जो है पूरी शान के साथ दोबारा से जो है इक़्तिदार में आएंगे, पार्लियामेंट के रिज़ल्ट बता देंगे लोगों को कि तेलंगाना के असल जो है हमदर्द, तेलंगाना के असल जो है तरक्की देने वाले हम लोग हैं और ये अवाम हमें जो है कभी भी मुस्तरद नहीं कर सकती, ये केटीआर ने कहा था। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे एक भी सीट वो हासिल नहीं कर पाए। आपको याद होगा कि जब तेलंगाना की तहरीक शुरू हुई थी राजशेखर रेड्डी का दौर इक़्तिदार में, तो उस वक्त जब पार्लियामेंट के इंतखाबात हुए थे तो 17 सीटें तेलंगाना की पूरी सीटें हैदराबाद को छोड़ के केसीआर के हक़ में आई थी। हैरत अंगेज़ तौर पे पहली बार जो है पार्लियामेंट को एक सीट में को बिल्कुल, तो ये 17 मतलब एक पूरी की पूरी सीटें उनको आई थी और फिर वो जो है मरकज़ में वज़ीर भी बनाए गए थे। यूपीए सरकार की उन्होंने हिमायत की थी, वज़ीर मनमोहन सिंह की सरकार की, तो उनको वज़ीर भी बनाया गया था। तो वो फिर वो ये भी फरामोश कर जाते हैं कि उन्होंने ये दावा किया था कि अगर तेलंगाना बन जाता है, मेरा तो एक ही मंशा है, मेरा एक ही टारगेट है कि हमें तेलंगाना चाहिए, अगर तेलंगाना बन जाता है, आंध्रा की क़यादत को यहाँ से हटा दिया जाता है, आंध्रा के हुक्मरानों को यहाँ से बर्खास्त कर दिया जाता है और तेलंगाना बन जाता है, तो फिर मैं अपनी पार्टी को कांग्रेस में जम कर लूँगा। फिर उसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ, तेलंगाना रियासत बनी और केसीआर ने साफ तौर पे जो है अपने आप को, अपनी पार्टी को कांग्रेस में जम करने से इनकार कर दिया और फिर वो पूरी अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में आ गए। तो यकीनन जो है ये हालात के हिसाब से ये जो है अपनी ज़बान चलाते रहे हैं, हालात के हिसाब से अपनी सियासत करते रहे हैं, हालात के हिसाब से आज हालात ख़राब हैं तो उनको जो है देखिए, अब अभी जो ताज़ा खबर ये आई थी 2 दिन पहले कि कांग्रेस के असम्बली अरकान की तादाद 70 से तजावुज़ कर गई है। 60 जो है जादुई आंकड़ा है और 70 से तजावुज़ कर गई कांग्रेस के अरकान की तादाद। तो कांग्रेस के अरकान की तादाद का 60-70 से तजावुज़ कर जाना, इसका मतलब ये हुआ कि बीआरएस के एमएलए बहुत तेज़ी से जो है कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। और फिर ये भी कहा गया था कि जब फार्म हाउस में केसीआर ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी अपने अरकान असम्बली की और अपने अरकान पार्लियामान की, तो बहुत ही कलील तादाद में लोग जो है उनसे मिलने के लिए गए थे, जिसके बाद उन्हें इस बात का अच्छी तरह से एहसास हो गया है कि उन्होंने अपने लीडरों को, अपने पार्टी के लोगों को, अपने पार्टी के एमएलएस को, अपने पार्टी के जो है एमपीज़ को टाइम न देकर उनके साथ रऊनत का रवैया अख्तियार करके, उनके साथ तकब्बुर का रवैया अख्तियार करके उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है और आज इस बुरे वक्त में कोई भी उनका साथ देने को तैयार नज़र नहीं आता। तो यकीनन जब हालात ख़राब होते हैं तो दरवाजे भी खुल जाते हैं, गले भी जो है लोग लगने को बेताब हो जाते हैं। तो यही जो है इस कहानी का अंत है। यानी मैं समझता हूँ कि मफाद परस्ताना सियासत है ये, इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स में अगर आप आते हैं तो मैं समझता हूँ कि अवाम की खिदमत को बहुत ज़्यादा, यानी पहली जो तरजीह है वो अवामी खिदमत को दी जानी चाहिए। और दूसरी अहम बात यह है कि जहाँ तक अवाम का सवाल है, यकीन मानिए अगर कोई पॉलिटिशियन गुरूर और तकब्बुर का मुजाहरा करता है और अपने राय दहिंदों से अजीब व गरीब अंदाज में बात करता है और बात ये ऐसा लगता है कि वो एक ज़मींदाराना सोच रखते हैं, आप खुद बैठे रहते हैं और जब राय दहिंदा आता है, वोटर आता है, तो फिर उससे बैठे बैठे बात करते हैं, उसका उठकर इस्तेकबाल भी नहीं करते। तो ऐसे जो अरकान पार्लियामेंट हो या अरकान असेंबली हो या पॉलिटिशियन हो, उन्हें सोच लेना चाहिए कि हशर क्या होने वाला है। क्योंकि याद रखिए, हर चीज़ का एक ज़वाल होता है, हर तरक्की का एक ज़वाल होता है, हर बुलंदी का एक इख्तिताम होता है। तो ये सोच लेना चाहिए और हर ज़िंदगी का भी एक इख्तिताम होता है। ये सोच करके आप हमेशा इख्तिदार में रहेंगे। यकीन मानिए कि अगर आज आप तख्त पर हैं तो यकीन मानिए कल आ सकते हैं तख्ते पर।
तो ये कहने का मतलब ये है कि किसी को गुरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए, और अगर कोई गुरूर और तकब्बुर करता है तो हो सकता है कि कुछ वक्त तक वो लोगों का महबूब बना रहेगा, लेकिन उसके बाद लोग उसे चप्पल लेकर मारेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि गुरूर और तकब्बुर से बचना चाहिए। ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिशियंस है और ख़ास तौर पर जो अक़लियतों की नुमाइंदगी करते हैं, उन्हें इस मामले में चौकस रहना चाहिए। वैसे नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक यादैया का सवाल है, वो चेवल्ला की नुमाइंदगी करते हैं, और चेवल्ला की जो नुमाइंदगी करते हैं, आप देखेंगे कि उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। उनका कैरियर जो शुरू हुआ था वो कांग्रेस से शुरू हुआ था। 2014 में वो कांग्रेस के टिकट पर चेवल्ला से मुंतखब हुए थे। 2018 में उन्होंने BRS में, यानी उस वक्त की TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, और फिर 2 मरतबा उसके बाद मुंतखब हुए। तो इसका अंदाज़ा लगाइए कि वो एक अच्छे अवामी लीडर है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे BRS के हालात ख़राब होते जा रहे हैं, वहाँ से जो अरकान असम्बली है कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अब कांग्रेस के जो अरकान असम्बली की तादाद है, यानी कांग्रेस में शामिल होने के 6 जो अरकान असम्बली BRS का शामिल हुए हैं, उसके बाद इनकी तादाद हो गई है 71। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मज़ीद मैं समझता हूँ कि 18-20 अरकान असम्बली फिर जो BRS के हैं वो कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। इस बात की इत्तलात मिल रही हैं, और ये कैबिनेट के जो एक्सपेंशन है या तवसी है, उसके बाद ऐसा होने वाला है। वैसे नाज़रीन, हमने जैसा कि बताया है कि जाहिल नहीं होना चाहिए किसी सियासतदान को। अगर कोई असम्बली में या पार्लियामेंट में कोई जाहिल दाखिल हो रहा है तो समझिए कि वो माशरे के लिए, वो मुल्क के लिए और आवाम के लिए बहुत ही ख़तरनाक बात है। मिसाल के तौर पर जिस तरह की फ़िरका परस्ती और फ़िरका परस्ती का जहर हिंदुस्तान में पिछले 10 बरसों के दौरान घोला गया है, यकीन मानिए कि वो बहुत हिंदुस्तान की तारीख़ पर एक धब्बा है। हिंदुस्तान की जमहूरियत, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब और हिंदुस्तान की रिवायात पर एक धब्बा है, और इस धब्बे को मिटा देना चाहिए। और अब अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ पर बच्चों का कत्लेआम, मासूम 1 दिन के बच्चे का भी कत्लेआम किया जाता है, बच्चों का जो पैदा हो रहे हैं उन्हें कत्ल कर दिया जाता है, उनसे उनका दूध छीन लिया जाता है, उनसे उनकी ग़िज़ा छीन ली जाती है, उनसे उनके माँ बाप छीन लिए जाते हैं, और उनके घरों को ज़मींदोज़ कर दिया जाता है बमबारी के ज़रिए। उनके घरों पर 1 लाख टन से ज़ायद बारूद बरसाया जाता है। तो क्या आप उन कातिलों को, उन कत्लेआम करने वालों को, उन नस्ल कुशी करने वालों को माफ़ करेंगे? क्या उन कत्ल करने वालों को आप इंसान समझेंगे? आप क्या उनकी तायद करेंगे? अगर आप उनकी तायद करते हैं तो समझिए कि जिस तरह वो दरिंदगी कर रहे हैं, आप भी उसका साथ देते हुए, उनकी तायद और हिमायत करते हुए ये साबित कर रहे हैं कि आप भी एक दरिंदा है, आप भी एक इंसानियत के दुश्मन है, आप भी इंसानियत को शर्मसार करने वाले हैं। तो बहरहाल असदुद्दीन अवैसी ने पार्लियामेंट में जय फ़लस्तीन का नारा लगाया, और उसके बाद आप देखेंगे कि हालात इस कदर ख़राब हो गए कि असदुद्दीन अवैसी की जो क़यामगाह है, सरकारी क़यामगाह दिल्ली में, उस पर हमला किया गया, और वहाँ पर आप देखेंगे कि फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ और इसराइल की तायद में पोस्टर भी चिपका कर दिया गया है। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये दिल्ली की बहादुर पुलिस के तहत हुआ है, और पुलिस खामोश रही है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक रुकने पार्लियामेंट जब फ़लस्तीन यानी मजलूमों के हक़ में नारा लगाता है तो उसके घर पर फ़िरका परस्त दरिंदे हमला करते हैं, वहाँ पर पोस्टर चिपका करते हैं, और पुलिस जिसका फ़र्ज़ बनता है कि वो अमन व अमान को बरकरार रखे, वो खामोश दिखाई देती है। वज़ीर दाखिला अमित शाह के तहत दिल्ली की पुलिस है, और अब अंदाज़ा लगाइए कि एक रुकने पार्लियामेंट के घर का यह हाल हो रहा है, तो फिर आम लोगों का क्या हाल होगा, ये सोचने वाली बात है। पुलिस किस तरह का रवैया अख्तियार करती होगी, ये भी सोचने वाली बात है। और किस तरह नाइंसाफ़ी हो रही है अमित शाह के वज़ीर दाखिला होने के बावजूद, तो ये भी एक सोच व फिक्र फराहम करने वाला लम्हा है। तो बहरहाल हम बता रहे थे कि जाहिलों को कि रुकने असम्बली नहीं बनना चाहिए और ना ही रुकने पार्लियामेंट बनना चाहिए। अब आपके लिए चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक बेचारा है बीजेपी का रुकने असम्बली, उसका नाम है रितीश राणे, और उसने ये कह दिया है कि असदुद्दीन अवैसी ने फ़लस्तीन की तायद में पार्लियामेंट में नारा लगाया, इसलिए असदुद्दीन अवैसी की ज़बान जो भी काटेगा और मुझको लाकर देगा, मैं उसे इनाम दूंगा। अब देखिए महाराष्ट्र की बहादुर पुलिस क्या करती है इस सिलसिले में, और सज्जाद साहब से हम यही सवाल करेंगे। जी देखिए, महाराष्ट्र की बहादुर पुलिस क्या करेगी? अभी तो बयानबाजियों का सिलसिला तेज़ हो गया। यकीनन देखिए, बीजेपी को ऐसा मालूम होता है कि मुद्दा मिल गया। अभी देखिए आने वाले दिनों में 3-4 रियासतों में इलेक्शन होने वाले हैं। 1 साल के दौरान में यूपी, महाराष्ट्र और जो है
दीगर रियासतों में, झारखंड भी है इसमें शामिल, बिहार भी इसमें शामिल है, इन रियासतों में अहम तरीन रियासतें हैं ये मुल्क की, वहाँ पे असम्बली इंतखाबात होंगे। अब बीजेपी जिस बुरी तरीके से हार चुकी है और जिस तरीके से वो जो नशा था मजहबी जुनूनियत का और जो है मजहबी इंतहा पसंदी का, वो भी धीरे धीरे ज़ायल हो रहा था। लोगों को समझ में आ रहा था कि मजहबी नफ़रत बर्पा करके ये जो बीजेपी है ये अपना उल्लू सीधा कर रही है और आवाम का कुछ भला नहीं कर रही है, ये लोगों की समझ में आ गया था। तो लोग अब बीजेपी से दूर हो रहे थे। देखिए यहाँ तक हालात बुरे हो गए थे कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी का भी खुद रियासत उत्तर प्रदेश में बनारस, जिसको वाराणसी भी कहा जाता है, वहाँ से जीतना मुश्किल हो गया था। जी जी। काशी की सरजमीन से मोदी की हार यकीनी हो गई थी। अब वो न जाने क्या क्या जो है करके बहरहाल उनको जो है पार्लियामेंट में लाया गया है वज़ीर-ए-आज़म को। तो इस तरह के हालात हो गए कि इन हालात को देखते हुए यकीनन बीजेपी बुखलाहट का शिकार है और अब वो चाहेंगे कि फिर से जो है ये जो जुनून है, मजहबी जुनून, जो एल.के. आडवाणी ने 92 में जो है मजहबी जुनून के गुब्बारे में फिर हवा भरेंगे, फिर हवा भरी जाए। तो हवा भरने के लिए उनको ऐसे मुद्दे चाहिए, ऐसा मसाला चाहिए होता। तो अब ये मसाला मिल गया है, हम यही कहेंगे। कल उनके घर पे मिल गया, हाँ भाई, कल जो है उनके जो है सरकारी क़यामगाह पे सियाई उनके जो है सियाई फेंकी गई, पत्थर फेंके गए, बहरहाल जो भी हुआ वहाँ पे हुआ है। अब एक एमएलए ने बीजेपी के कह दिया कि हम ज़बान काट लेंगे। अब ये सिलसिला चलेगा। आप भी देखिए मीडिया वाले भी इतने जो है मोदी नवाज़ हैं, इतने ज़्यादा मोदी नवाज़ हैं कि आज भी जब लोग पार्लियामेंट से बाहर निकल रहे थे, जब असद अवैसी पार्लियामेंट से बाहर आ रहे थे, तो आज भी वो यही सवाल कर रहे थे कि आपने जो है पार्लियामेंट में जय फ़लस्तीन का नारा क्यों लगाया, आपने फ़लस्तीन का नारा लगा के कहीं जो है आइन की खिलाफ वर्जी तो नहीं की है। ये सवाल आज भी किया जा रहा है। बहरहाल इसको गर्म रखने का काम किया जा रहा है। अर्नब गोस्वामी, जिसको आप बखूबी जानते हैं, वो भी एक बेचारा, आधे घंटे का उसने प्रोग्राम चलाया है मुसलसल इस एक जो है नारे पे, जय फ़लस्तीन के नारे पे, जो असद अवैसी ने अपनी हलफबर्दारी के दौरान में लगाया था। आधे घंटे का, बल्कि 1 घंटे का प्रोग्राम जो है चलाया है और वो बार बार जो है लोगों को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है हमारी पार्लियामेंट में, क्या हो रहा है। तो बहरहाल जो है उनको तो मुद्दा मिल गया है। सज्जा साहब, एक बात ये है, देखिए आप नीतीश राणे बीजेपी का रुकने पर समझी है और वो कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी की ज़बान काट कर जो लाएगा मैं उसे नाम दूंगा। तो नीतीश राणे को हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, हिंदुस्तान की तारीख पढ़नी चाहिए। आखिर वो क्या कहता है गोडसे के बारे में, जिसने महात्मा गांधी को कत्ल किया था, और महात्मा गांधी के कातिल की तारीफ करने वालों की वो क्या काटेगा, ज़बान काटेगा, आँख निकालेगा, हाथ तोड़ेगा, क्या करेगा? क्या वो इसमें हिम्मत है कि वो ये सवाल कर सके कि जो कोई गांधी जी के कातिल की तारीफ करेगा मैं उसकी ज़बान काट दूंगा, उसे इनाम दूंगा? ये हरगिज़ नहीं कह सकता। और दूसरी अहम बात आपको बता दूं कि जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान में नीतीश राणे अच्छी तरह जानता है कि किन लोगों ने हिंदुस्तान के दस्तूर को ठुकरा दिया था और किन लोगों ने हिंदुस्तान के परचम को, यानी कौमी परचम को मानने से इनकार कर दिया था, और जिनके हेडक्वार्टर पर 1955 यानी 50 के दहे के बाद भी वहां पर उनके हेडक्वार्टर पर परचम नहीं लहराया जाता था, और जिन लोगों ने अंग्रेजों से मुजाहिदीन आज़ादी की मुखबिरी की थी, तो क्या उनकी तायद करने वालों की वो ज़बान काटेगा? क्या उनकी तायद करने वालों के वो हाथ पैर काटेगा? क्या वो उनकी तायद करने वालों के वजूद को ज़ख्मी करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो भी उन्हीं में से, ऐसा लगता है, इस तरह की हरकत करने से पहले कानून वाले, निफाज कानून की एजेंसियां क्या कर रही है? वो कह रहा है कि ज़बान काट दूंगा, ये काट दूंगा, वो काट दूंगा। मैं तो समझता हूं कि सबसे पहले इसके गुरूर और तकब्बुर को काट देना चाहिए, इसकी फ़िरका परस्ती को काट देना चाहिए, इसके कम्युनल व्यूज़ को काट देना चाहिए। ये बिल्कुल, देखिए यकीनन ये सबसे अहम यहाँ मसला ये है कि ये जो हम सोच रहे हैं कि ये गोडसे का क्या है, ये सावरकर का क्या है, ये उनका क्या करेंगे, इससे बड़ा यहाँ मुद्दा ये है कि ये चाहते ही यही हैं कि हिंदुस्तान की जो सेक्युलर ताकतें रही हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी की अजीम हिस्ट्री रही है, उसका ख़ात्मा हो जाए। वो बार बार महात्मा गांधी के ख़िलाफ़ जो है जी बकवास करते हैं। वो बार बार जो है, अभी आपने इलेक्शन में देखा कि जवाहरलाल नेहरू के ख़िलाफ़ किस तरीके से जो है बातें कही गई,
खुद बीजेपी की एक एमपी थी, आपको याद होगा, भोपाल से, जिसने इलेक्शन लड़ा था, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। बिल्कुल, उसने तो साफ तौर पे कहा था कि मैं तो, जो मेरा तो हीरो है वो, जिसने महात्मा गांधी का कत्ल किया। एक रुकने पार्लियामेंट ये कह रही है कि जो बाबा कौम हैं उनके कातिल को अपना हीरो मान रही है, तो इनका तो वही एजेंडा है, वो ये तो इसी एजेंडे पे चलना चाहते हैं। तो इनसे हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो गॉडसे के खिलाफ क्या बोलेंगे या फिर वो क्या करेंगे। वो तो चाहते यही हैं कि किसी ना किसी तरीके से इस मुल्क में फ़िरका परस्ती की आग जलती रहे और वो अपनी रोटियां सेकते रहें। अब देखें, लेकिन इंसानियत तो सबसे बड़ी चीज़ होती ना सैयद सज्जाद साहब। सबसे बड़ा अफसोस का मुकाम ये है कि यहाँ इंसानियत ख़त्म हो रही है। जी। सबसे बड़ा अफसोस का मुकाम है। आज देखिए, राज्यसभा में और लोकसभा में जिस तरीके से जो है हालात हुए हैं, जिस तरीके का हंगामा देखने में आया है, और अफसोस का पहलू ये है कि कांग्रेस के सदर को राज्यसभा में अपोजिशन लीडर को खुद ये बोलना पड़ा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुर्सी सदारत जो है वो झुकाव रखती है। नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल गैर जानिबदार रहना चाहिए। सदारत का क्या मतलब है, आप अंदाज़ा लगाइए। तो ये जो सिचुएशन हो गई है, ये बड़ी अलमनाक, खौफनाक, तशवीशनाक, दर्दनाक सिचुएशन है। इसमें कोई शक नहीं कि आवाम को इस बात का एहसास हो गया है और आवाम ने इन इलेक्शन में जवाब भी दे दिया है। ये और बात है कि जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो है ऐसी होती हैं कि खुद अपोजिशन कायदीन भी अब जो है उस बात करने को तैयार नहीं है। जैसे कि ईवीएम मशीन है, उसमें जो है सेटिंग का मामला है, जो भी मामले हैं, तो इस पर पता नहीं क्यों अपोजिशन। देखिए, आने वाले दिनों में यकीनन आपको जमहूरियत को बचाना है तो सबसे पहले ईवीएम का खात्मा ज़रूरी होगा। जब तक ये ख़त्म नहीं होगी उस वक्त तक यहाँ के इंतखाबात को हम शफाफ नहीं कह सकते। बिल्कुल सही कहा है। बहरहाल नाज़रीन, इस तरह के जो वाक़यात पेश आते हैं, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के माथे पर एक धब्बा होता है। भारत माता की जय का जो नारा लगाते हैं, कम अज़ कम उन्हें हिंदुस्तान की जो तहज़ीब है, तमद्दुन है, हिंदुस्तान की जो रिवायात है, उसका तो पास लिहाज रखना चाहिए। ये कहते हैं ज़बान निकाल देंगे, हमको कत्ल कर देंगे, उनको इस तरह करेंगे, वैसा करेंगे, इनामात देंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि निफाज़ क़ानून की एजेंसियों का ये फ़र्ज़ बनता है कि इस तरह के जो अनासिर हैं उनके फ़ौरन, मैं समझता हूँ कि उनको फ़ौरन उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और इस तरह की ज़बान, इस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल करने से उन्हें रोकना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि इस तरह के लोगों की वजह से आज हिंदुस्तान सारी दुनिया में बदनाम हो चुका है। फ़िरका परस्ती के लिए, मॉब लिंचिंग के लिए, लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को कत्ल करने के लिए, डराने धमकाने के लिए, गिरजाघरों को जलाने के लिए, नन्स की बेहुरमती करने के लिए, नन्स की इस्मत रेजी करने के लिए, राहिबाओं को अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि दलित बेटियों को की इस्मतों को तार तार करने के लिए हिंदुस्तान बदनाम हो चुका है। और इस सिलसिले में एक रिपोर्ट यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की आई है और सालाना ये रिपोर्ट जारी करती है स्टेट डिपार्टमेंट, और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम पर ये रिपोर्ट होती है, जिसमें वाज़ेह तौर पर हिंदुस्तान का जिक्र करते हुए कहा गया है कि यहाँ पर लव जिहाद के नाम पर, तब्दीली मजहब के नाम पर नफरत अंगेज तकारीर की जाती हैं और हेट स्पीचेस की जाती हैं, घरों को मुनज़्ज़म कर दिया जाता है अक़लियतों के, और उनकी इबादत गाहों को अक़लियतों के गिरा दिया जाता है, बुलडोज़र चला दिया जाता है। यकीन मानिए, हम अमेरिका की ये जो रिपोर्ट आई है उसकी मज़म्मत करते हैं कि ये हमारे मुल्क के खिलाफ है, लेकिन ये रिपोर्ट आई है किस बुनियाद पर आई है? आप देखेंगे कि मोदी हुकूमत फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में आप देखिए किस तरह लव जिहाद के नाम पर कत्ल किया गया नौजवानों को, बेखसूर नौजवानों को। मॉब लिंचिंग के नाम पर आप देखेंगे कि जिंदा नौजवानों को फांसी दे दी गई, जिंदा। आप अंदाज़ा कर सकते हैं, यानी उन्हें मारा गया और दरख्त पर लटका दिया गया और वहीं उनकी शहादत हो गई। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस तरह के बेशुमार वाक़यात पेश आए हैं। मणिपुर का क्या हुआ है सज्जा साहब? आप देखेंगे कि हमारे वज़ीर आज़म इस कदर इंसानियत नवाज है कि उन्होंने इस कदर लंबी चुप्पी साध ली थी, खामोशी अख्तियार की थी कि अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड होता खामोशी का, तवील खामोशी का, तो हमारे वज़ीर आज़म को ज़रूर मिलता। ये बिल्कुल 79 डेज लिया उन्होंने। क़त्ल-ए-आम हुआ। जी। बहुत अलमनाक जो है हालात वहाँ के हुए। हज़ारों लोगों को जो है अपने घर बार छोड़ के पनाहगुज़ी कैंपों में ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। क्या फ़लस्तीन है? फ़लस्तीन तो जो है एक रियासत नहीं है, वो एक अथॉरिटी है। यहाँ तो दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है। जी। आप तो दावा करते हैं कि आज हमारी जो है कोई मुकाबला नहीं कर सकता, आज हम विश्वगुरु हैं। आप विश्वगुरु हैं, आपके जो है मुल्क में कत्लेआम हो रहा है, आपके मुल्क में लोग जो है पनाहगुज़ी बन रहे हैं, आपके मुल्क में ख़वातीन की बेइज्जत इस्मत तार तार की जा रही है, आपके मुल्क में
माँ बेटी को नंगा करके जो है परेड कराई गई उसी मणिपुर में। इंसानियत को बुराना किया जा रहा है और इंसानियत को बुराना किया गया और आपने कुछ नहीं बोला। जब बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, इंटरनेशनल मीडिया में जब ये बात आ गई और जब इसके वीडियोस वायरल हो गए, तो तब बहुत ही जो है बेदिली के साथ, बददिली के साथ 1 मिनट के लिए आपने जो है कह दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना 79 डेज लिए बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप अंदाज़ा लगाइए कि 79 डेज तक वहाँ पे कत्ल वगैरह जारी होती रही, घर जलते रहे, गिरजाघर जलाए जाते रहे, लोगों को मारा जाता रहा, लोगों की किस्मतें तार तार की गई। न जाने कितने लोगों की किस्मतें वहाँ पे तार, कौन जानता है। ये वीडियो वायरल हुई तभी तो लोगों के सामने बिल्कुल ऐसी न जाने कितने औरतों के साथ जो है इन्होंने ज़्यादती की होगी, न जाने कितने बच्चों को मारा होगा, न जाने कितने लोगों को जो है मारा गया है वहाँ पे। महज एक जो है 2 कबीलों के बीच में लड़ाई को जो है कितना आपने जो है इतना ख़तरनाक बना दिया है कि उसी स्टेट में, उसी जो है इलाके में अब 2 जो है धड़े बन गए हैं। जी जी। यहाँ के लोग वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ के लोग यहाँ नहीं आ सकते। मतलब एक छोटी सी रियासत में, और सब भारतीय शहरी है। हाँ बिल्कुल, सब भारतीय शहरी है। और अफसोस का मकाम ये है कि वहाँ का चीफ मिनिस्टर भी जो है बड़ी जो है हठधर्मी से, बड़ी बेदिली से, बड़ी जो है हम ये कहेंगे कि बड़ी बेशर्मी से जी जी वो इक़्तिदार में बैठा हुआ है। जी जी। इस्तीफ़ा दे के कभी का इनको जो है इक़्तिदार छोड़ देना चाहिए था। जी। आपने जब कंट्रोल नहीं किया तो फिर आप इक़्तिदार में क्यों हैं। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक झारखंड से है। झारखंड के साबिक़ चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को अराजी लैंड स्कैम के ज़िमन में जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस के में गिरफ्तार किया गया था, अब उनकी ज़मानत हो गई है और उन्होंने आज़ादी की सांस ली, ऐसा लगता है। तो ये एक तो खबर रही, लेकिन जहाँ तक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की छत का गिरने का सवाल है, तो अब इसके लिए इल्ज़ामात व जवाब इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन ये इल्ज़ामात जवाब इल्ज़ामात तो चलते रहेंगे, लेकिन जो अपनी ज़िंदगी से महरूम हुए हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं, उनका क्या, उस बारे में हुकूमत को संजीदगी से गौर करना चाहिए। ये 5 लाख 2 लाख वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड से ऐलान कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इस तरह के वाक़यात में 1 करोड़ कम से कम मुआवजा दे देना चाहिए सजा साहब। बिल्कुल यकीनन। जी जी। यकीनन देखिए, कैब ड्राइवर, गरीब कैब ड्राइवर अपने कैब लिए वहाँ पे वो खड़ा था, मुसाफिरों की जो है आमद का इंतज़ार कर रहा था कि अचानक छत गिरती है उसकी कैब पे और उसकी वहीं मौके पे ही मौत हो जाती है। बहुत अफसोस होता है। इतना दर्दनाक जो है वाक़या है ये। यकीनन जो है ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। आज दिल्ली आधे से ज़्यादा दिल्ली पानी में डूबी हुई है। कल सुबह 8 बजे से वहाँ बारिश हो रही है। जी जी। तूफ़ानी बारिश हो रही है। माहिरीन का मानना है कि 88 साल बाद पहले बार वहाँ रिकॉर्ड टूट गया है, बारिश हुई है। जी। इतनी तूफ़ानी बारिश, आधा शहर पानी में डूबा हुआ है। नोएडा से लेके जो है गुरुग्राम से लेके और जो भी जो है इलाके जो है NCR के तहत आते हैं, जी जी, हाँ, उन सारे इलाकों में जो है पानी भरा हुआ है। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, हज़ारों गाड़ियाँ पानी में डूबी हुई हैं और ना वहाँ के ड्रेन सिस्टम का कोई अता पता है, ना ही वहाँ के जो है इंतजाम का कोई अता। बहरहाल आपने बारिश की जो खबर सुनाई, मैं कहता हूँ कि जो फ़िरका परस्त दरिंदे हैं उन्हें उसी पानी में डूब मर जाना चाहिए शर्म के मारे, क्योंकि वो जिस तरह के इक़दाम कर रहे हैं उससे मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है और इंसानियत शर्मसार हो रही है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।